गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर 7 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर चुंबकीय बल कैसे अपना प्रभाव दिखाता है। वहां पर हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर या प्रति समानांतर आवेश गमन करेगा तो उसके ऊपर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। इसके विपरीत अगर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कण लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर लॉरेंज बल के कारण से एक अभिकेंद्रीय बल काम करता है, जिसके कारण वो कण वृत्ताकार पथ में गति करना शुरू कर देता है। अब हमारा अगला केस थर्ड हम ये कह सकते हैं कि हम आवेशित कण की गति की बात कर रहे हैं। जब कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ना तो 0 पर प्रवेश करे ना 90 पर प्रवेश करे, यानी वो किसी कोण थीटा पर प्रवेश करे। तो देखिएगा, हम यहां पर एक 2D फ्रेम लेते हैं, ठीक है। इसमें ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है। अब यहां पर कोई आवेशित कण इस तरह से v वेग से गति कर रहा है। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे गति कर रहा है? ये थीटा एंगल पे ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है। अब जब ये कण चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा तो उस कंडीशन में हम इस वेग को दो घटकों में वियोजित करते हैं, अक्षों के अनुदिश। तो x अक्ष के अनुदिश तो इस वेग का हम घटक लेते हैं v समांतर, और y अक्ष के अनुदिश इसका घटक लेते हैं हम v परपेंडिकुलर। यानी ये तो वेग का समानांतर घटक हुआ और ये वेग का लंबवत घटक हुआ, ठीक है। अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो ये वेग का समानांतर घटक है, इस वेग का समानांतर घटक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। दैट मीन्स इस वेग के समानांतर घटक के कारण से इस आवेशित कण Q पर किसी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करेगा। दैट मीन्स कोई बल अगर कार्य नहीं करेगा तो फिर ये सीधा सरल रेखा में गति करता रहेगा, ठीक है। तो इस V पैरेलल के कारण से इस कण की गति कैसी होगी? सरल रेखीय। क्यों? क्योंकि V पैरेलल और चुंबकीय क्षेत्र भी दोनों समानांतर हैं, और समांतर की कंडीशन हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ी है कि इस केस में कोई भी बल कण पर कार्य नहीं करता है। अगर हम यहां पर V परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करते हैं तो V परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण से यहां पर जो कण है, जो आवेशित कण है, वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वृत्ताकार पथ में गति करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वो वृत्ताकार पथ में गति करता है। तो यहां पर एक घटक की वजह से तो सरल रेखीय गति हो रही है और एक घटक की वजह से वृत्ताकार गति हो रही है। तो ये संयुक्त रूप से एक कुंडलिनी पथ बना देते हैं, और ये कुंडलिनी पथ कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए, ये कुंडलिनी पथ कुछ इस प्रकार से बनता है और इस तरह से यह आवेश गति करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। देखिए, ये सीधा भी जा रहा है, सरल रेखीय पथ में भी है, और साथ साथ सर्कुलर मोशन भी ये कर रहा है, साथ साथ सर्कुलर गति भी इसकी हो रही है। तो इस वाले पथ को हम बोलते हैं हेलिकल पथ। क्या बोलते हैं इसको? हेलिकल पथ या फिर कुंडलिनी पथ। इसको हम कुंडलिनी पथ भी कहते हैं, ठीक है। और दो अंतरालों के बीच, ये जो दो वृत्तीय अंतराल हैं, इनके बीच की जो ये दूरी है, ये चूड़ी अंतराल कहलाती है। क्या कहलाती है? चूड़ी अंतराल। अभी हम पढ़ेंगे इसको जब हम इवैल्यूएट करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण थीटा पर प्रवेश करता है तो उस कण की गति या उस कण की गति का पथ कैसा हो जाता है? कुंडलिनी हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर हम सबसे पहले इस कुंडलिनी पथ की त्रिज्या निकालते हैं कि जो ये कुंडलिनी पथ चल रहा है, जो ये वृत्ताकार पथ चल रहा है, इसकी त्रिज्या कितनी है। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वृत्ताकार पथ कौन से कंपोनेंट की वजह से हो रहा है। तो परपेंडिकुलर घटक की वजह से वृत्ताकार पथ हो रहा है। तो यहां पर हम लिखते हैं कुंडलिनी पथ की त्रिज्या। तो R बराबर हम क्या जानते हैं? mv अपॉन QB। तो mv परपेंडिकुलर अपॉन QB, ठीक है। अब अगर यहां पर हम V परपेंडिकुलर की बात करते हैं, देखिए V पैरेलल क्या घटक होगा यहां पर? वेग का V cos थीटा, और V परपेंडिकुलर क्या घटक होगा यहां पर आपका? V sin थीटा। भाई वेग को अगर घटकों में तोड़ते हैं तो ये वाला घटक तो v cos थीटा, और ये वाला घटक क्या होगा? v sin थीटा। तो v पैरेलल कंपोनेंट हो गया v cos थीटा, और v परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया आपके पास में? v sin थीटा। तो जब आप यहां v परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? mv sin थीटा बाय qb। तो ये कुंडलिनी पथ की आपकी त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब उसी वृत्ताकार पथ में
जो कण गति कर रहा है, तो उसका आवर्तकाल कितना होगा, तो हम आवर्तकाल भी निकाल लेते हैं। तो आवर्तकाल क्या होता है, t इक्वल्स टू 2πm/qb। ये तो हम पहले भी निकाल चुके हैं कि किसी r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में अगर कोई आवेशित कण गति करता है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। तो यहां पर हम कहते हैं 2πr, सॉरी गलत लिख दिया है हमने, 2πr अपॉन, ये तो दूरी हो गई, और वेग, वेग किसका निकलेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का, क्योंकि आवर्तकाल तो वृत्ताकार पथ में घूमने की वजह से है ना। तो वृत्ताकार पथ में कौन घुमा रहा है, v परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो 2πr अपॉन v परपेंडिकुलर। तो v परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई यहां से, v sin थीटा, ये v परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई। अब r की वैल्यू आप लोगों ने क्या निकाल रखी है यहां पर, mv sin थीटा अपॉन qb। तो इस r की वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं। तो 2π अपॉन v sin थीटा इंटू mv sin थीटा अपॉन qb। तो वापस वही v sin थीटा से v sin थीटा कैंसिल, तो t की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2πm/qb। तो ये वृत्ताकार कुंडली या वृत्ताकार पथ में उस कण के घूमने का क्या आ गया, आवर्तकाल आ गया। अब हम निकालते हैं यहां पर चूड़ी अंतराल। क्या निकालते हैं इस जगह पे, अब चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल क्या होता है, चूड़ी अंतराल हम किसे कहते हैं, तो हम यहां पर चूड़ी अंतराल को डिफाइन करते हैं कि एक घूर्णन में कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में तय की गई क्षैतिज दूरी। एक घूर्णन में कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में तय की गई क्षैतिज दूरी। तो एक घूर्णन कैसे, जैसे कण यहां से चला, ये पूरा एक घूर्णन का मतलब ये कण जैसे यहां से चला इस तरह से, यूं ये घूमा और ये घूमा, ठीक है, फिर ये घूमा ये घूमा। तो एक घूर्णन में किसी भी कण द्वारा तय की गई दूरी, उसका क्या कहलाता है, चूड़ी अंतराल कहलाता है। तो जब हम चूड़ी अंतराल की बात करते हैं तो चूड़ी अंतराल मतलब कोई डिस्टेंस हम मान लेते हैं यहां पर। तो डिस्टेंस जब हम लेंगे तो यहां इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं सपोज y, क्या मान लेते हैं इसको, y, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, चाल इंटू समय। अब अनुदिश चल रही है ना, तो अनुदिश चल रही है तो चाल कौन सी लेनी पड़ेगी आपको, v पैरेलल। समझ में आ रही मेरी बात। चूड़ी अंतराल क्या किसे रहे हम, एक घूर्णन में कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चली गई दूरी चूड़ी अंतराल कहलाती है, ठीक है। तो एक घूर्णन पूरा करने में चली गई दूरी, तो दूरी हमने y मान ली, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, चाल इंटू समय। अब v पैरेलल किसके बराबर है तुम्हारे, v cos थीटा के बराबर इंटू t, ठीक है। और t की वैल्यू क्या है तुम्हारी, t की वैल्यू है तुम्हारी 2πm v cos थीटा अपॉन qb। ये तुम्हारी v की वैल्यू हो गई 2πm v cos थीटा अपॉन qb। और r बराबर हम क्या जानते हैं, r इक्वल्स टू हम जानते हैं यहां पर mv sin थीटा अपॉन qb। तो यहां से mv अपॉन qb की वैल्यू पुट कर दो इस जगह पे। तो mv अपॉन qb की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से, mv अपॉन qb इक्वल्स टू निकलेगा r अपॉन साइन थीटा। तो जैसे ही r अपॉन साइन थीटा हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे लिए t का मान क्या आ जाता है, देखो y का मान क्या आ जाता है, चूड़ी अंतराल y इक्वल्स टू, ये वैल्यू जब हमने यहां पर पुट की तो 2π cos थीटा इंटू r अपॉन साइन थीटा। तो ये हो गया y इक्वल्स टू 2πr/tan थीटा। तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका चूड़ी अंतराल निकल गया। अर्थात एक घूर्णन में किसी भी आवेश ने उस अक्ष के अनुदिश कितनी दूरी तय की, ये उसका चूड़ी अंतराल कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेलिकल पाथ क्यों होता है ये मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पर प्रवेश करता है तो उसकी सरल रेखीय गति भी होती है और उसकी वृत्तीय गति भी होती है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों का जो परिणामी निकलता है वो परिणामी ही क्या कहलाता है, वो परिणामी आपका हेलिकल पथ या कुंडलिनी पथ कहलाता है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।